नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। प्रश्नकाल में आज बात होगी राजस्थान पुलिस को मजबूत करने के लिए की जाने वाली सरकार की कोशिशों की। दरअसल राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने कुछ घोषणाएं की है। राजस्थान पुलिस कल्याण फंड के लिए 1.5 करोड़ रुपए, बेनेवलेंट फंड के लिए 1 करोड़ रुपए और उत्सव फंड को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह घोषणाएं आज पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर की है। कुछ दिनों पहले पेपर लीक प्रकरण की जांच करे एसओजी टीम से भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने की थी और यह भी कहा था कि एसओजी को मजबूत करने के लिए जिन भी संसाधनों की जरूरत होती है वो हम देंगे या उन्हें दिए जाएंगे। ऐसे में आज प्रश्नकाल में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या संसाधनों से जूझती राजस्थान पुलिस और उसके बेड़े को मजबूत करने की कोशिशों में भजनलाल सरकार जुट चुकी है और क्या अगले कुछ वक्त में इसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम, वो भी सामने आएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी भी ये रहे हुए हैं। साथ में योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी है, आरपीएस अधिकारी ये रह चुके हैं। और साथ में प्रतिष्ठा यादव जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह शेखावत जी, मैं आपसे दो चीजों के जरिए समझना चाहूंगा, क्योंकि आप तो पुलिस के अधिकारी भी रह चुके हैं, आपकी लंबी नौकरी रही है पुलिस सेवा में। दूसरा, अब आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सरकार की कोशिशें हैं, क्या ये सकारात्मक परिणाम लेकर सामने आएंगी और क्या वाकई में भजनलाल सरकार खाकी को मजबूत करने में जुटी है? निश्चित रूप से दीपक जी, आपने देखा होगा कि जब से भजनलाल जी ने शपथ ग्रहण की है उसके बाद लगातार राजस्थान में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, राजस्थान पुलिस को मजबूत करने के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाए। आप ये देखिए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने, जो पहले हमारा युवा पेपर लीक को लेकर बड़ा भारी परेशान था और लगातार एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं होती जा रही थी, उन लोगों को पकड़ा दकड़ी करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। और आप ये देखिए कि एसओजी में जो आज की तारीख में सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है वीके सिंह जी, उनको इसकी कमान सौंपी गई और उसके परिणाम भी राजस्थान ने देखे, युवाओं ने देखे कि जो भी बड़े बड़े जो पेपर लीक के कांड में गैंगस्टर थे वो सब लोग पकड़े गए। और यहाँ पकड़े ही नहीं गए, उनके खिलाफ जो बुलडोजरों से भी कार्रवाई की गई है। तो ये एक ठोस तरीके की कार्रवाई है ताकि भविष्य में युवाओं के साथ इस तरह की वो परेशानी पैदा नहीं हो। युवाओं के साथ जिस तरह से उनके हितों के साथ कुठाराघात किया गया, तो उनकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सके। तो इस तरह के जो गैंगस्टर्स थे उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। दूसरा, आप देखिए कि ये जो भी दूसरे हमारे जो अपराधी थे, गैंगस्टर्स थे, उनके लिए एंटी गैंगस्टर अभियान चलाया, वो भी मजबूती से चलाया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए। तो आप ये देखिए कि हर मुकाम पर कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, युवाओं में, महिलाओं में, आम जनता में, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों की समीक्षा बैठकें भी ली। उनमें हर जो संभाग के अधिकारी थे उनसे पूरी ये 1-to-1 बातचीत करके कानून व्यवस्था में किस तरह की सुधार हो सकता है, उनके ऊपर पूरी चर्चा की। तो लगता यही है कि उनका मन पूरा ये है कि कानून व्यवस्था राजस्थान की मजबूत रहे। लेकिन सर, कानून व्यवस्था मजबूत तब रहेगी जब जो जरूरी संसाधन है वो पुलिस को मिल पाए या पुलिस से जुड़े हुए जितने विंग होती है उनको मिल पाए, क्योंकि अमूमन हम पिछले लंबे वक्त से देख रहे हैं कि पुलिस जो होती है वो जरूरी संसाधनों से जूझती है। कहीं गाड़ी खराब होती है, कहीं धक्का मार के जीप को स्टार्ट करना पड़ता है, कहीं पर दूसरे संसाधन नहीं होते हैं, कहीं पर नफरी की कमी होती है, कहीं पर कांस्टेबल की कमी है। ये तमाम दिक्कतें पुलिस को झेलनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से आज इन्होंने फंड को बढ़ाने के लिए या 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए वेलफेयर फंड को किया या दूसरे फंड को पैसे दिए, तो आपको लगता है कि सरकार की मंशा है कि अब पुलिस के महकमे को, पुलिस बेड़े को मजबूत किया जाए? निश्चित रूप से पुलिस की जो भी समस्याएं हैं, अब चाहे नफरी की समस्या हो, चाहे जैसा आपने बताया संसाधनों की समस्या हो, चाहे हथियारों की समस्या हो, उन सब की और निश्चित रूप से आने वाली समय में, बजट में और सरकार अपनी समीक्षा बैठकों में इन सब का समाधान करेगी और किसी प्रकार की कमी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में आने नहीं दी जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है। प्रतिष्ठा यादव जी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? सरकार ने
जो भी चाहे फंड बढ़ाने की कोशिश की हो, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए एक फंड दिया किया हो, या 1 करोड़ का कल्याण फंड में पैसा दे दिया हो, या पिछले दिनों एसओजी के अधिकारियों से मिलकर ये कहा हो कि आपको जो भी जरूरी संसाधन चाहिए वो हम देंगे, आपको कोई संसाधनों की कमी आपकी जांच में, अनुसंधान में आड़े नहीं आएगी, तब ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही थी। तो सकारात्मक चीजें लगती है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि आपका धर्म विपक्ष का धर्म विरोध करने का है, लेकिन क्या सरकार को आए अभी कुछ वक्त हुआ है? हमारा धर्म सत्य को सामने रखने का है। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि विपक्ष जो घटनाएं नहीं घटी तो रही उनको इंगित नहीं कर सकता। विपक्ष जो घटनाएं घट रही है उन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना विपक्ष का धर्म होता है। और आप देखिए कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से ही अपराधियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि उनको सरकार का कोई भय नहीं है। राजपूतों के एक बड़े नेता की हत्या जयपुर के अंदर होना, जयपुर शहर के अंदर ही प्रतिष्ठा जी 1 मिनट में आपको, प्रतिष्ठा जी 1 मिनट मैं दुरुस्त कर दूं आपको। ये यदि आप सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात कर रहे हैं तो ये सरकार सत्ता के अंदर आई नहीं थी, मतलब परिणाम आने के साथ ही ये मामला हो गया था। मुख्यमंत्री ने पदभार भी ग्रहण नहीं किया था, कार्यवाहक सीएम के तौर पर अशोक गहलोत ही थे राजस्थान में उस समय। लेकिन सरकार का मतलब चुनाव का परिणाम आते ही अपराधियों को ये क्लियर हो गया कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, तो उनके इरादे मजबूत हो गए। मैं भी यही बात आपको कहना चाह रही हूँ। आप देखिए जो हमारी राजधानी है जयपुर, उसकी नाक के नीचे पावटा के अंदर बेटी के साथ क्या घटना घटी किसी से छुपी नहीं थी। कोटपुतली के अंदर एक बाप के द्वारा बेटी को बेचे जाने की घटनाएं सामने आती है। और आप नित्य नए अगर आप रोज देखेंगे तो रोज ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले के अंदर, और तो और छोड़िए आप दौसा जिले के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पीड़ित माँ बेटी को पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। ये बीजेपी के आने के बाद में इस तरह का माहौल जो बना है, जिस तरह का महिमा मंडन कर रहे थे आप, अभी कोटा के अंदर जो चल रहा है, जो बच्चों को अगवा करने का, वो उसका किस तरह से उसकी परतें खुल रही है। तो कहाँ है हमारी सरकार और कहाँ है हमारी पुलिस प्रशासन? संसाधनों को मजबूत करने के लिए सरकार की जो कोशिश है उससे सहमत है विपक्ष कि उस रफ्तार पर या उस ट्रैक पर सही चल रही है सरकार या नहीं चल रही है? देखिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल हर सरकार करती है और करना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत है वो मजबूत इरादों की आवश्यकता है। क्योंकि आज जब तक आपके इरादे मजबूत नहीं होंगे तो आप सारे संसाधन धरे के धरे रह जाएंगे। जब तक आप कह रहे हो ये करेंगे लेकिन हो कुछ नहीं रहा। केवल कहने से, घोषणा कर देने से कुछ नहीं होगा। उसकी मॉनिटरिंग भी उतनी ही मजबूती से करनी पड़ेगी ताकि हर एफआईआर हो सके। किसी को एफआईआर कराने के लिए तो कम से कम एटलीस्ट पानी की टंकी पर ना चढ़े, ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। पुलिस के अंदर का भय अपराधियों के अंदर होना चाहिए। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को अरेस्ट भी करते हैं तो फिर उनको बेल इतनी आसानी से मिल जाती है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं जो पुलिस का भय था वो अपराधियों से बिल्कुल के मन में कहीं पर भी नहीं है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। प्रतिष्ठा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। होना भी ये चाहिए कि मामला दर्ज कराने के लिए पानी की टंकी पर भी नहीं चढ़ना चाहिए और पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे तो खाजूवाला में बैठकर धरना भी नहीं देना पड़े, ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, आप किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं जो सरकार कोशिशों में जुटी है, क्योंकि 6 महीने के लगभग कार्यकाल हो चुका है, कुछ वक्त इसमें आचार संहिता में भी निकला, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में, तो ऐसे में आपको लगता है कि सरकार के इरादे मजबूत हैं पुलिस बेड़े को मजबूत करने के लिए? देखिए दीपक जी, जो घोषणाएं मैंने देखी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, ये घोषणाएं अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ मतलब 50 लाख रुपए बढ़ाना, इतना बड़ा पुलिस बेड़ा है, इस बेड़े में 50 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और इस प्रकार की घोषणा करके, और मैं क्या देख रहा हूं, मैंने 40 साल तक इस प्रकार से प्रत्येक मुख्यमंत्री को, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, इसी राजस्थान पुलिस में इसी प्रकार दिवस के ऊपर घोषणाएं करते हुए देखा है। लेकिन आज स्थिति क्या है राजस्थान पुलिस की? जो स्थिति आज से 6 महीने पहले थी थानों की, वो स्थिति है। सुपरवाइजरी अधिकारी थानों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, थानों में नफरी नहीं है, थानों के अंदर परिवादियों की रिपोर्ट जैसे बता रहे हैं उसी तरह की स्थिति है। क्योंकि मैं भी 1-2 बार जाने का मुझे मौका मिला है और मैंने ये महसूस किया है कि जो प्रक्रिया पहले चली आ रही थी वो प्रक्रिया आज चली आ रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरा है,
आप देखिए ट्रैफिक के जो हमारा जाब्ता है, ये इन्होंने बड़े कमरे बना दिए। मैंने माननीय डीजी को भी एक मैसेज किया था कि बड़े बड़े कमरे बना दिए जिनके अंदर कूलर लगा दिए, पंखे लगा दिए। ये ट्रैफिक की पुलिस के अंदर बैठने के लिए होती है, न तो पीक टाइम में बाहर नजर आते हैं, न शाम को पीक टाइम में बाहर नजर आते हैं। और तीसरी बात यह है, साइबर अपराध कितना बढ़ गया है। साइबर अपराध के बारे में, साइबर सेल के बारे में, उनकी नियुक्तियों के बारे में, हमारे यहाँ जो आप देखिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, अब वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी तो उसकी स्थिति क्या होगी आखिर में, उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि घोषणाएं तो प्रत्येक मुख्यमंत्री समय समय पर करते आए हैं, लेकिन अब आप देखिए एसओजी है, एसओजी के अंदर जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं उस प्रकार का जाब्ता कहाँ है इनके पास, आयु कहाँ है इनके पास। एसीबी में जो कार्रवाइयां चल रही हैं, अभी ये थानेदार बताओ 40,000 रुपए की रिश्वत में पकड़ा गया है। इन्होंने मतलब जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए उन चीजों पर ध्यान दें, खाली अपनी घोषणाएं करने से कि साहब हम ये कर देंगे, हमने 1.5 लाख कर दिया। अरे भाई 1.5 करोड़ से होता क्या है, 50 लाख रुपए है। मैं ये कहता हूं इस प्रकार के बड़े बेड़े के लिए 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपया देना ये ऊंट के मुंह में जीरे का काम है। दूसरा, अगर आपको अपराध रोकना है तो थानों के कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर वो परिवर्तन नहीं है तो वो की वो स्थिति जो कांग्रेस के शासन में थी वो की वो स्थिति यहां मौजूद रहेगी। और यातायात व्यवस्था आप देखिए, हर जगह जाम लगा रहता है। मैं सड़क पर निकलता हूं, जाता हूं, देखता हूं, शाम को 6 बजे 7 बजे ट्रैफिक के सिपाही, ट्रैफिक का कांस्टेबल चौराहे के ऊपर खड़ा ही नहीं मिलता। हम जब नौकरी करते थे तो सुबह पीक टाइम में 9 बजे से 11 बजे, शाम को 5 बजे से 7 बजे आपका सड़क पर खड़ा होना जरूरी है। आज खड़े नहीं रहते हैं अंदर। अब आप देखिए आप स्थिति, मैंने एक हैदराबाद की क्लिप भेजी थी माननीय डीजी को कि वहां पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाला छतरी में बाहर बैठता है और जहां पर जिधर से ट्रैफिक ज्यादा होता है वो हाथ से कंट्रोल कर लेता है उसको, कि ग्रीन लाइट थोड़ी ज्यादा करनी है तो कर लेगा, कम कर लेगा। मतलब ऐसी चीजें बताई गई मेरे द्वारा जो यहां राजस्थान में है ही नहीं। लेकिन इन परिवर्तनों को इनको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि इस प्रकार की घोषणाएं तो होती रही है, पहले भी होती रही है, अब भी होती रहेंगी। और मैं आशा करता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि एसओजी की जो कार्यप्रणाली है अच्छा कार्य कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जाब्ते की कमी है। इसके बारे में मैं कह रहा हूं आपको, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मेरे को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एनआईए या सीबीआई में उनमें नियुक्तियां देनी पड़ जाए, इसी तरह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितनी ज्यादा हो नियुक्तियां दिया, साइबर क्राइम के लिए नियुक्तियां दिया जाए और उसके लिए अपराध को पकड़ने के लिए नियुक्तियां की जाए। लेकिन अगर जब तक हम नियुक्तियां नहीं करेंगे, जब तक पुलिस को मजबूत नहीं करेंगे, जाब्ता पूरा नहीं देंगे, तब तक ये बातें संभव नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, आपके साथी भी रहे हैं ये तो, और अब पुलिस में मतलब सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, पुलिस बेड़े को मजबूत करना तो नफरी भी बढ़ानी होगी, संसाधन भी बढ़ाने होंगे। बेसिकली क्या है दीपक जी, आज का दिन है पुलिस की स्थापना का दिवस है। योगेंद्र जी तो भली बात ही जानते हैं, पुलिस में रहे ये और बड़े अच्छे अफसर रहे ये, तो इनको पता है कि आज का दिन पुलिस वालों के लिए है। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी अगर गए हैं वहाँ पे, तो पुलिस के कर्मचारियों के जो बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वो पहले उसका फंड 1 करोड़ रुपए था, उसको 1 करोड़ को बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दिया है। तो ये केवल पुलिस कर्मचारियों के जो बच्चे थे उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जो काम है वो किया गया है। अब जोशी जी कह रहे हैं साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम में तो मेरे को लगता है कि मैं भी पुलिस में रहा हूँ और ये भी पुलिस में रहे हैं। पिछले 10-20 सालों के अंदर हमने इतना जोरदार ड्राइव पहली बार देखा है जो भरतपुर में चल रहा है। मेवात में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के क्रिमिनल हैं वो, मतलब आज की तारीख में हैं, और उनको पकड़ना किसी पुलिस के बस की बात नहीं थी। पिछले 5 सालों में देखा कि लोगों के कैसे पर्स खाली हो रहे थे, मोबाइलों में किस तरह के मैसेज आ रहे थे, किस तरह से सेक्सटॉर्शन हो रहे थे, कैसे लोगों को लूटा जा रहा था। वो सब चीटिंग के मामले रोकने के लिए सरकार ने, मैं कहता हूँ इसके लिए धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और जो भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश जी को, कि उन्होंने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति को अपनी बताते हुए और इस पूरे इसको हाथ में लिया है। साइबर क्राइम को रोकने का जो एक इच्छा शक्ति इन लोगों ने दिखाई है कि किस तरह से ये लोग बिहार से
सिम लाते थे, किस तरह से मोबाइल लाते थे, किस तरह से खाते खुलवाते थे, किस तरह से उन खातों के अंदर पैसे डलवाते थे, पैसे डलवा के किस तरह से निकालते थे। मतलब मुझको लगता है कि पहली बार मैं ये कह सकता हूँ पुलिस अधिकारी के रूप में भी और एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी कि वास्तव में जो गहराई तक जाना चाहिए एक पुलिस अधिकारी को किसी क्राइम के बारे में, वहाँ तक जाया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है जोशी जी कि इनकी इच्छा शक्ति मजबूत है, अपराधों को रोकने की भी, साइबर क्राइम को रोकने की भी, और आने वाले भविष्य में चूँकि अभी 2-3 महीने लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया भी रही है, अब आने वाला समय मैं समझता हूँ कि अपराधी है और राजस्थान छोड़ेंगे निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री भी राजस्थान बोलकर गए थे, हैं? प्रधानमंत्री ने भी कहा था अपनी भाषण के जिक्र में किसी सभा के अंदर इस बात हाँ का नहीं, जिक्र वो किया था। निश्चित रूप से उनका भी यही मन है, और वो तो पूरी तरह से, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे पेपर लीक के मामले हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार के मामले हो, चाहे आम जनता के ऊपर अत्याचार के मामले हो, निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और आने वाले समय में जोशी जी आप भी इस बात को देखेंगे और यहाँ की जनता भी देखेगी। जोगेंद्र जी, आप सहमत हैं भरतपुर में जिस तरीके से ऑपरेशन अरावली चलाया जा रहा है खनन माफियों पर कार्रवाई के लिए? ये बिल्कुल राजेंद्र जी ने सही कहा है, क्योंकि ये भरतपुर में मेव जो अलवर की साइड में है, उनके पूरे के पूरे गांव बसे हुए हैं इस बात के। और जो बिहार में जामताड़ा जगह है, वहाँ से जो सिमें ला करके यहाँ पर 10-10, 20-20 सिमें एक आदमी लेता था, अकाउंट्स खुला रखे थे। उसके ऊपर जो वहाँ के आईजी ने जो एक्शन लिया है, कार्य किया है, ये कार्य वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये कार्य ये नहीं है, ये कार्य यहाँ सोडाला में भी हो रहा है, ये कार्य ये नाले में जो तुलसी, ये जो कच्ची बस्ती, इसमें भी हो रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान के हर रेंज कार्यालय में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की सख्ती से काम हो। दूसरा, जो मैं देखता हूं, खुद महसूस करता हूं, जब भी थाने में किसी काम के लिए कोई कहते हैं या जाते हैं, तो बेचारे ऐसे परेशान रहते हैं कि साहब हम गश्त भी करें, हम जो है अनुसंधान कैसे करें, हम परिवादियों को कैसे देखें। ऐसे जो वीआईपी ड्यूटी में जाता है, पीछे से परिवादी बैठे रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी यहां पर वो व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयास करेंगे जिसमें एसएचओ सीनियर इंस्पेक्टर रहे और उसके अंडर में अलग एक इंस्पेक्टर या 2 इंस्पेक्टर और रहे जो अनुशासन, जो अनुसंधान को देखें, और दूसरा उसके अलावा जो वीआईपी ड्यूटीज हैं उसके लिए अलग हो। आप मतलब आप महाराष्ट्र की तर्ज पर, मुंबई की तर्ज पर काम करवाने की मैं कोशिश? चाहता हूं कि ये, चूंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है और यहां भी बीजेपी की सरकार है, तो यहां कोई नहीं, कम से कम जयपुर में तो इस तरह की चीज लागू कर देनी चाहिए। और मैं शुभकामनाएं देता हूं राजेंद्र जी को कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात और घोषणाएं कर रहे हैं कि इतना सुधार हम कर लेंगे, तो ये परिलक्षित होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है। प्रतिष्ठा जी, लगातार कोशिशें देखिए हर सरकार करने की कोशिश करती है कि हमारे राज्य में हमने ये किया, हमने पुलिस बेड़े को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन आरोप आपकी सरकार पर भी लगे। आपकी सरकार जब थी कि पुलिस को मजबूत करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। बीएल सोनी जो कि एसीबी के डीजी रहे, उन्होंने तक नहीं कहा था कि हम जब चीजों को लेकर जाते थे तो उस तरीके से सुनवाई नहीं होती थी हमारी। तो आरोप तो आप लोगों पर भी लगते रहे मैम। देखिए, आरोप लगना और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, आज घोषणाएं हो रही है, टीमें गठित हो रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा। अपराधियों के अंदर किसी तरह का कोई भय नजर नहीं आ रहा है। अपराध आए दिन घटित हो रहा है। एक घटना को नहीं लीजिए, आए दिन आपको पूरे राजस्थान का अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 3 से 4 तो रेप की घटना पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले से आ जाती है। इसी तरह से हत्याओं की घटनाएं भी सामने आती है, मर्डर के केस। प्रतिष्ठा जी, मैं एक बार प्रतिष्ठा जी, क्योंकि प्रतिष्ठा जी हम विषय से कहीं ना कहीं देखिए अलग जा रहे हैं। प्रतिष्ठा जी, मेरा निवेदन आपसे, आज हम पुलिस बेड़े को मजबूत करने की कोशिशों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैं बिल्कुल विषय से अलग नहीं जा रही हूँ, मैं विषय से अलग नहीं जा रही हूँ। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं दूसरा सवाल कर लूंगा। जी, आप पूरी कर लीजिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने स्टार्टिंग इसी से की थी। आपने क्वेश्चन क्या किया था और आंसर उन्होंने यही दिया था। मैंने पहले आपको भी, मैंने आपके साथ भी यही किया था, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया था, लेकिन मैं पुलिस के बेड़े को मजबूत करने की दिशा की बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, पुलिस बेड़ा मजबूत बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप ये केवल राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए कि अपराधियों के जो इरादे हैं वो बुलंद है, और पुलिस कहीं ना कहीं एक तरह से बिल्कुल इस हालत में है कि पुलिस को क्या रीजन है, जब सरकार 10 साल से सेंटर में है,
यहाँ पे डबल मैं राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जैसे आपकी सरकार ने, राजस्थान में आपकी सरकार ने मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया, मुझे ये बता दीजिए एक बार। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अनुसंधान जी, अभी जो गहलोत साहब की सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार, उसमें उससे पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम 214 दिन का अनुसंधान था, उसको घटाकर हमने 56 दिन का अनुसंधान किया। ये पूरे देश के अंदर मतलब राजस्थान नंबर 1 पर था। ये एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अंदर ये चीजें आई कि भाई जो राजस्थान के अंदर एक एफआईआर दर्ज कंपलसरी किया गया था, किसी को एफआईआर के लिए पानी की टंकी पर नहीं चढ़ाना पड़ा था। ये राजस्थान के की जो सरकार थी, हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, उसकी का जो इरादा था, उसी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन आज जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो तुरंत वही चीजें हैं। बिल्कुल पुलिस प्रशासन को मजबूत करना चाहिए, सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि पुलिस मजबूत होगी तो लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगी। लेकिन उसके साथ साथ इरादे बहुत जरूरी है, केवल घोषणाओं से पुलिस मजबूत नहीं होगी। और क्या किया जाना चाहिए, आप सुझाव भी बता दीजिए, आप सुझाव भी दे दीजिए, क्या किया जाना चाहिए जिससे खाकी मजबूत हो, उसका इकबाल बुलंद हो? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस के अंदर जो ये राजनीति का बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो रहा है, वो कम होना चाहिए। कि भाई जो हमारे एसएचओ वगैरह लगते हैं तो विधायक की डिजायर पे लगते हैं, वो विधायक को अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपराध पर उनका ध्यान नहीं रहता। उनको रहता है कि मैं तो भाई विधायक का लाया हुआ हूँ, विधायक के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की एक तो ये सिचुएशन को चेंज करना चाहिए। दूसरा, जो पुलिस प्रशासन के अंदर जिन जिन चीजों की आज डिमांड है, क्योंकि आज समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, बहुत हाईटेक जमाना है, तो निश्चित रूप से पुलिस को भी हाईटेक होना पड़ेगा, तभी अपराधियों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन सबसे मेन की सरकार की जो मंशा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा की बात है कि आप एक टीम गठित कर देते हैं, एसआईटी गठित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया ये कहीं पर नहीं बताया जाता। और ना ही आप मान लीजिए आप लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, तो आप लोग इस पर भी एक बार थोड़ा सा सरकार का संज्ञान लाने की कोशिश कीजिए डिबेट के माध्यम से, कि भाई आपने एसआईटी तो गठित की थी सरकार आते ही, लेकिन कौन कौन सी एसआईटी का क्या क्या रिजल्ट आपका आया, क्या क्या जांच के अंदर निकल के आया। केवल घोषणा करके और लोगों में माहौल बना के वाहवाही लूटने से ज्यादा बेटर है धरातल पर काम किया जाए, जिससे आम जनता का जीवन सुलभ हो और उसी से सरकार को बेनिफिट होगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार घोषणाएं कम करती थी, आपकी सरकार जो थी कांग्रेस की वो घोषणावीर नहीं थी, बीजेपी की सरकार घोषणावीर, आपका ये कहना है? बिल्कुल घोषणावीर है, और धरातल पर कुछ नहीं। आपकी सरकार धरातल पर काम करती थी, घोषणाएं कम करती थी, ऐसा करती थी, लेकिन उसको लागू करती थी। हमारी सरकार ने घोषणाएं भी की, और लेकिन उनको ग्रास रूट पर लागू किया, धरातल पर लागू किया। 56 दिन का अनुसंधान करना ये छोटी चीज नहीं थी, अपने आप में बहुत बड़ा। लेकिन एनसीआर के जब आंकड़े आते थे तब आपकी सरकार पर भी सवाल उठते थे कि महिला अपराध में सबसे ज्यादा राजस्थान की जो वो है मामले, वो सबसे ज्यादा अग्रणी है, आगे है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने बहुत बड़ा हल्ला मचाया था। ये तो पूरा चुनाव का एक तरह से मुद्दा ही इसको बना दिया था। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, तब से अपराध में बढ़ोतरी कितने गुना हो गई है, आप और हम सबके सामने। राजधानी के अंदर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना यहाँ पर यह है कि हमने बहुत कुछ किया था। एक 214 दिन से घटाकर अनुसंधान का दिवस जो था वो 56 दिन तय हो गया था। हमने अनिवार्य एफआईआर की व्यवस्था लागू कर दी थी। हमारे इरादे मजबूत थे, बुलंद थे, लेकिन वो इरादे बुलंद बातें वो आप लोगों की नहीं है। कुल मिलाकर इनको ये लगता है। प्रतिष्ठा जी से तो मैं तो एक ही बात पूछूंगा, हकीकत है कि ये पेपर लीक के जो केस हुए थे, पेपर लीक के केसेज में क्या हुआ, आप देख लो ना, क्या किया आप लोगों ने, किस तरह से एक के आगे एक पेपर लीक होते रहे और पूरी सरकार उसमें शामिल थी। किस तरह से आपने पकड़ने का क्या प्रयास किया। आप देखो अभी पकड़े जा रहे हैं जो सब इंस्पेक्टर है अभी वो जो नकल कर करके आए थे उनको पकड़ा जा रहा है, सारी कार्रवाई चल रही है, और आप कह रहे हो कि साहब कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर आप ये बताओ, आप ही करके बता देते ना, तो कम से कम नहीं, जवाब तो आप दोगे, इतनी देर से जवाब ही दे रहे थे आप तो। अब हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या। और भी आप एक बात ये भी सोचो, आपके पुलिस के महानिदेशक आपके समय में लगाए हुए BL सोनी जी क्या कह रहे हैं, सुना क्या आपने, कभी पढ़ा क्या उसको कहीं स्टेटमेंट वगैरह, क्या किस तरह से BL सोनी जी ने आरोप लगाए आपकी सरकार पर कि किस तरह से आपकी इच्छा शक्ति थी, कैसे काम करते थे,
किस तरह से अपराधियों को पकड़ने से रोका जाता था, किस तरह से भ्रष्ट लोगों के अभियोजन की स्वीकृतियां नहीं मिलती थी, किस तरह से भ्रष्ट लोगों को पकड़ने में अवरोध पैदा किए जाते थे राजनेताओं के द्वारा, वो सब भूल गए आप। और आप है जो आप हमको बता रहे हो कि साहब क्या आप लोग क्या कर रहे हैं। याद है कि आप जवाब लेंगे, आप बोलते रहेंगे, जवाब लेंगे। नहीं, आप जवाब दो ना आप आराम भूल से। गए हैं कि जो पेपर लीक को जो बात आप कर रहे हो, वो राजस्थान की अशोक गहलोत साहब की सरकार ही थी जिसने इतने कड़े कानून पूरे देश के अंदर लागू किए कि पेपर माफिया पकड़े गए, और हमने ही 700 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ कानून लिया था। बनाने अगर से आपको कुछ ध्यान नहीं हो, होता, तो कानून शायद आपको बनाने ध्यान से नहीं है। आप कानून हालत देख लो बनाकर लागू किया। क्या हालत हो कानून गई। से बहुत कुछ होता अब है। पकड़े जा रहे आप हैं, देखिए, सब राजस्थान इंस्पेक्टर के ट्रेनिंग अंदर करते हैं राजस्थान- पकड़ के नहीं, हमने ला रहे, पकड़े कार्रवाई थे। इसको कहते हमने हैं। पकड़े थे, कार्रवाई हमने इसको उसकी कहते शुरुआत हैं की थी। कि वहाँ हमने मेवात 4 के अंदर साल किस बढ़ तरह रही थी, से आपने कुछ वोटों नहीं के किया। कारण कभी आपने- मेवात की आपने तरफ देखा किया क्या था आपने? गुजरात में? देखा कभी मेवात की गुजरात तरफ में 26 किस तरह से फरवरी सेक्स को टॉर्चर हो रहे थे, क्या हुआ? किस तरह से लूट किसको मच रही थी, पकड़ा? कभी गए गुजरात नहीं आपके के पुलिस अंदर- वाले। गुजरात के अंदर 26 हालत पेपर लीक होते हैं, आप जो भी किसको पकड़ा? वहाँ कानून बताइए, व्यवस्था में देश के काम युवाओं करते को। थे अपने वोटों की यूपी के प्लानिंग अंदर के हिसाब पेपर से लीक करते होते हैं, थे। हरियाणा के अंदर पूरे पेपर मेवात लीक को छूट होते दे हैं। रही थी आपने राजस्थान किसको को गिरफ्तार लूटने किया? के लिए। एक व्यक्ति ठीक है, को मैं आप आपने दोनों को रोकना गिरफ्तार चाहूंगा। एक नहीं बार किया। योगेंद्र जी के पास जाऊंगा। लेकर योगेंद्र जी, आने आपकी वाले आखिरी टिप्पणी, लेकिन ये जो बात एक निकल के गुजरात सामने आती है, और ठीक हरियाणा और यूपी है कि ठीक है, आप घोषणाएं तो कर दीजिए, आप पुलिस बेड़े को भी मजबूत कर दीजिए, लेकिन क्या वाकई पुलिस बेड़े को सुधारने के लिए जो राजनीतिक दखलंदाजी होती है इसको भी कम किया जाना चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले हम दोनों साथ बैठे थे, धौलपुर का एक मामला आया था, वहां पर कांग्रेस के विधायक बाड़ी बसेड़ी के विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने वहां के थानेदार को ये पूछा, भाई आप किसको पकड़ के लाए हो, कितनी दारू की बोतलें लाए हो, हमें बताइए। वन विभाग का कोई था कर्मचारी, फॉरेस्टर, उसको कहा तुमने ट्रक छोड़ दिया, मेरे को बताइए विधायक के क्या अधिकार होते हैं। तो मैंने आप ही के टीवी पर बताया था, मैंने कहा भाई थानेदार क्या पकड़ के लाया, ये तो मजिस्ट्रेट भी नहीं पूछ सकता जब तक FIR दर्ज नहीं हो जाती। तो MLA और MP की क्या औकात है? तो क्या है जी ये कहना कि साहब पुलिस का जो प्रेशर है, पुलिस के ऊपर राजनेताओं का प्रेशर, चाहे वो बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, ये बराबर के हैं, कोई कम नहीं है इनमें से। धमकाने में, अपने काम निकालने में, अपनी राजनीति चमकाने में, पुलिस के ऊपर दबाव बनाने में ये कोई कम नहीं है। ये कहना कि साहब बीजेपी के शासन में हो रहा है, कांग्रेस के शासन में नहीं हो रहा, उनके शासन में हो रहा है, ये सब एक समान है। जिनको अपने इलाके की राजनीति में हस्तक्षेप करके रखना, वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े। पूर्व RPS अधिकारी आप हैं, साथ में राजेंद्र सिंह शेखावत जी, पूर्व RPS अधिकारी और बीजेपी के प्रवक्ता, प्रतिष्ठा यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर प्रश्नकाल में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।